गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की, जो हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, और उसमें से आप लोगों की जो सिलेबस में 6वीं यूनिट है हिंदी उपन्यास वाली, हिंदी उपन्यास वाली जो आपकी यूनिट है, बाकी के सभी जो जितने भी आपके सिलेबस में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, इन 13 उपन्यासों को लाइन बाय लाइन जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वहां से जो है आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके 13 उपन्यास हैं, 13 उपन्यासों में से जो है कौन कौन से आपके उपन्यास हैं, उपन्यास के जो उपन्यासकार कौन है, इसके साथ साथ उपन्यास आपका कब प्रकाशित होता है, कौन सी शैली में प्रकाशित होता है, और इसके साथ साथ जो है उपन्यास का उद्देश्य क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि उपन्यास का मुख्य विषय क्या है। इतनी चीजें तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा हिंदी कहानी वाली, जो कि आपके सिलेबस की 7वीं यूनिट में आपकी 21 कहानियां लगी हुई हैं। तो वहां पर हिंदी कहानी वाली क्लास में जो है मैंने जितनी भी कहानियां हैं आपके सिलेबस में, सभी कहानियों को जो है मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि कौन सी कहानी कौन सी पत्रिका में छपी हुई है, इसके साथ साथ जो है कौन से कहानी संग्रह से छपी हुई है, मतलब सारी चीजें जो है डिस्कस करी थी। और साथ ही साथ जो है कहानी की मैंने स्टोरी भी वहां पर आप लोगों को बताई थी। तो इसी तरीके से पिछली क्लास की तरह जो है हमें यहाँ पर इस क्लास में भी जो है डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर उपन्यास में बात करें तो पहला उपन्यास है आपके सिलेबस में देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, देवरानी जेठानी की कहानी। और ये उपन्यास किसका है? पंडित गौरी दत्त शर्मा जी का ये उपन्यास है। ये उपन्यास प्रकाशित होता है आपका 1870 ईस्वी में। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं कौन कौन है देवरानी जेठानी की कहानी में? लाला सर्वसुख है, इसके साथ साथ जो है मुंशी टिकट नारायण है, हर सहाय है, इसके साथ साथ जो है बड़ी बेटी है, मतलब बड़ी बहू कह सकते हैं, छोटी बेटी है सुखदेई, जो बड़ा बेटा है जो है दौलत राम, और छोटा बेटा है, छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल। ठीक है, यहाँ पर बड़ा बेटा और छोटा बेटा कर लेना है। तो ये इस उपन्यास के जो है पात्र हैं। इसके अलावा ये उपन्यास जो है, इस उपन्यास का मुख्य विषय क्या है, या फिर इस उपन्यास का जो है उद्देश्य क्या रहा है, क्यों इन्होंने पंडित गौरी दत्त शर्मा ने जो है इस उपन्यास को रचा है। तो ये उपन्यास जो है बाल विवाह में फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव, मतलब परिवार में जो अलगाव है, उन चीजों को भी जो है यहाँ पर इस देवरानी जेठानी की कहानी में जो है बताया गया है। इसके साथ साथ जो है बंटवारे जैसी चीजें भी दिखाई गई हैं। इसी के साथ साथ जो है स्त्रियों की आभूषण प्रियता को भी यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब स्त्रियों की आभूषण प्रियता का मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा बड़ी बेटी का कहने का मतलब बड़ी बहू, ठीक है, छोटी बेटी जो सुखदेई है, मतलब छोटी बहू, और इसके साथ साथ जो है बड़ा बेटा दौलत राम और छोटा बेटा छोटे लाल। तो ये जो देवरानी जेठानी हम इनको कह सकते हैं पार्वती और सुखदेई को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि अलगाव जैसी चीजें जो है इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होता है। एक बहू इनमें से पढ़ी लिखी होती है और एक बहू जो है पढ़ी लिखी नहीं रहती है। जो पढ़ी लिखी रहती है वो सारे काम कर लेती है, घर का भी जो है सारा काम अच्छे से, खाना पीना सब कुछ जो है बना लेती है, बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर लेती है, और इसके साथ साथ जो है और बाहरी काम जो है सिलाई वगैरह ये सारी चीजें जो है करती है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो उसको जो है ये सिलाई वगैरह जो है नहीं आता, पढ़ना लिखना भी जो है नहीं आता है, और घर के जो कह सकते हैं कि जो गृहस्थी संभालना है वो भी जो है अच्छे से नहीं कर पाती है, बच्चों की परवरिश भी अच्छे से नहीं कर पाती है। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है इस उपन्यास में जो है स्त्रियों की जो पढ़ाई है, स्त्रियों की जो है शिक्षा को भी यहाँ पर महत्व दिया गया है कि पढ़े लिखे स्त्रियां जो है कितना जरूरी होती हैं।
मतलब पढ़े लिखे स्त्रियों को ये बताया गया है कि सारे काम जो है वो कर सकती हैं, घर के साथ साथ जो है वो बाहरी काम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा की महत्ता को जो है बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो है माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या तथा एक कुटुंब की कहानी इस उपन्यास में इन सारी चीजों को दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे स्त्रियों की आभूषण प्रीता, स्त्रियों की आभूषण प्रीता को लेकर के आप लोगों ने जो है कई बार सुना होगा कि कई बार होता यह है कि स्त्रियों के बीच में जो है थोड़ा बहुत जो है मनमुटाव चलता रहता है। मनमुटाव इस वजह से कि मतलब ये होता है कि उसके पास जो है इतने गहने हैं, उसके पास जो है इतने गहने हैं, मेरे पास इतना कम है। ऐसी चीजें जो है इसमें भी जो है बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो स्त्रियों की आभूषण प्रीता को भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका देवरानी जेठानी की उपन्यास, ये जो कहानी है इसमें जो है दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगला उपन्यास आता है आपके सिलेबस में परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये हिंदी का मौलिक प्रथम उपन्यास माना जाता है। अंग्रेजी ढंग का जो है प्रथम उपन्यास इसको माना जाता है। लाला श्रीनिवास जी का जो है ये उपन्यास है, जो कि 25 नवंबर 1882 ईस्वी में ये उपन्यास आपका प्रकाशित होता है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं लाला मदन मोहन है, कामनी ब्रजकिशोर है, प्रियंवदा मुंशी है, चुन्नीलाल मास्टर है, शंभुदयाल पुरुषोत्तम है, हकीम अहमद, हुसैन बाबू बैद्यनाथ, ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास का जो है उद्देश्य क्या रहा है, लाला श्रीनिवास जी का जो है इस उपन्यास को रचने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा होगा, इसको अगर हम देखें तो व्यापार वाणिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है उसको इसमें दिखाया गया है, और चापलूसों और सामंती अविवेकी से घिरी हुई जो है चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो है भारत में ऐसी कुप्रतियों से युक्त कराना होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास में दिखाया गया है। अगला उपन्यास आता है आपके सिलेबस में गोदान उपन्यास। और जब हम गोदान उपन्यास की बात करते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि गोदान उपन्यास आप लोगों के सिलेबस में तो लगा हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर नहीं भी पढ़ा है, जिसकी फर्स्ट क्लास है, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत इस उपन्यास की कहानी से परिचित होंगे, है ना। तो गोदान उपन्यास किसान जीवन की समस्याओं और दुखों त्रासदियों पर आधारित लिखा गया ये महाकाव्य है, इसको महाकाव्य कहा जा सकता है। इसके साथ साथ ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, जो कि 1936 में प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर गोदान उपन्यास एक उपन्यास जो है इनका मुंशी प्रेमचंद जी का आपके सिलेबस में लगा हुआ है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का हम कह सकते हैं कि ये अंतिम जो है पूर्ण उपन्यास है, अंतिम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ध्यान देना है, नोट करते जाना है, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा कई बार आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो है अधूरा उपन्यास कौन सा है, अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास है इनका मंगलसूत्र उपन्यास। मंगलसूत्र उपन्यास ये जो है अधूरा उपन्यास है। आप लोगों के सिलेबस में जब आप यूनिट 10 में जाएंगे, यूनिट 10 में जो है अन्य गतिविधियां जहां पर जो है आप लोग जीवनी वगैरह पढ़ेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है जीवनी है, जो कि किसने लिखी है, शिवरानी देवी ने लिखी है। शिवरानी देवी जो है इनकी वाइफ है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो शिवरानी देवी जो है वहां पर उस जीवनी में प्रेमचंद घर नाम से जो है उन्होंने जीवनी लिखी है, तो उसमें जो है इन सारी चीजों को बताया है कि पहला उपन्यास, पहला कहानी जो है इनकी मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कौन सी है, कहाँ पर जो है इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, कहाँ पर रहते थे, मतलब बचपन से लेकर के जो है इन्होंने मृत्यु तक की चीजों को जो है वहां पर उन्होंने शिवरानी देवी ने बताया है। तो वहीं पर जो है इसमें मंगलसूत्र उपन्यास के बारे में भी जो है डिस्कस किया है, और जो अंतिम पूर्ण उपन्यास जो गोदान उपन्यास है इसके बारे में भी जो है उन्होंने डिस्कस किया है।
और कहा जाता है, उसी में बताया गया है, शिवरानी देवी ने बताया है कि जब मंगलसूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे थे तो तभी जो है मंगलसूत्र लिखते लिखते ही मुंशी प्रेमचंद जी की डेथ हो जाती है, और तभी जो है, तभी से इसको कहा जाता है कि मंगलसूत्र उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, लेकिन बाद में इसको पूर्ण किया गया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे के द्वारा जो है इसको पूरा किया गया है। ठीक है, बेटे के द्वारा इसको पूरा किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि 1936 में प्रकाशित होता है गोदान। इसके अलावा इस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो धनिया है, गोबर है, झुनिया है, महाजन साहूकार है, जमींदार है, अफसर, पटवारी, सोना, रूपा, इसके साथ साथ जो है राय साहब, दाता दीन, मेहता, मालती, होरी। हालांकि होरी का नाम यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे ना गोदान उपन्यास, तो सबसे पहले ही गोदान उपन्यास में स्टार्टिंग में होरी का नाम होरी राम नाम से मिलता है ना। तो होरी धनिया जो है ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है। इसके अलावा गोबर जो है ये लड़का है होरी धनिया का, और ये जो झुनिया है, झुनिया कौन है? गोबर की वाइफ है। ठीक है, इसके अलावा सोना और रूपा भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये कौन है? ये दोनों पुत्रियां हैं, सोना और रूपा। ठीक है, और बाकी के ये पात्र भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा जो है अन्य पात्र भी यहाँ पर अभी और भी पात्र हैं, ये मुख्य पात्रों में से याद रखना है। अभी होरी के भाई भी हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ इस उपन्यास के अगर हम मुख्य विषय की बात करें या उद्देश्य की, तो इसमें गांव और शहर की आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुख है, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का जो है मार्मिक चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। किसमें? गोदान उपन्यास में। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें, अगला उपन्यास आता है आपके सिलेबस में शेखर एक जीवनी उपन्यास। शेखर एक जीवनी का जो है प्रथम भाग है आपके सिलेबस में। तो प्रथम भाग का नाम है उत्थान, जो कि शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक जीवनी प्रधान उपन्यास है, जो कि पूर्व दीप्ति पद्धति यानी कि फ्लैशबैक शैली में ये उपन्यास लिखा गया है। अज्ञेय जी का ये उपन्यास है, जो कि 1941 में ये उपन्यास जो है आपका प्रकाशित होता है। इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है? शेखर है, सरस्वती है, शारदा है, शशि है, शांति है, शेखर की माँ है। ये सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इसके साथ साथ इस उपन्यास का उद्देश्य है शेखर की माँ शेखर व्यक्ति की स्व की खोज का जो है प्रतीक है। शेखर जो है जागरूक, स्वतंत्र, अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने के माध्यम से जो है बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का जो है प्रभाव यहाँ पर शेखर पर पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर शेखर एक जीवनी उपन्यास में दिखाया गया है। अगले उपन्यास की ओर बढ़े। अगला उपन्यास आपके सिलेबस में है बाणभट्टी की आत्मकथा। बाणभट्टी की आत्मकथा जो है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है, और 1946 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित होता है। इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है? इनके पात्रों की बात करें तो बाणभट्ट है, इसके साथ साथ निपुणिका है, जिसको न्यूनिया भी कहा गया है इसी में उपन्यास में, महामाया है, अघोर भैरव है, और सुचरिता है। तो ये सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इसके साथ साथ ये उपन्यास के मूल केंद्र में है क्या? तो नारी सम्मान की रक्षा का भाव जो है इस बाणभट्टी की आत्मकथा में लिखा गया है, दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो है इसमें हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन का दस्तावेज भी इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला उपन्यास आपके सिलेबस में आता है मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है। ये मैला आंचल उपन्यास कई बार जो है ऑप्शन में दिया जाता है कि इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो मैला आंचल उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, जो कि ये पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन जो है इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार जो है आप लोगों से एक दो बार पूछा भी गया है कि जो मेरीगंज है, मेरीगंज जो है किस नाम से जो है पड़ा था, मेरीगंज गांव का नाम जो है क्यों पड़ा था? तो मेरी नाम की जो है एक स्त्री थी,
उसके नाम पर जो है मेरीगंज का नाम पड़ा था। और मेरीगंज की जो वहां पर जो चीजें दिखाई गई हैं, मतलब सारी चीजों को जो है यहाँ पर इस मैलांचल उपन्यास में दिखाया गया है। पूर्णिया जिले में पड़ता है, बिहार में ये। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये उपन्यास है। मतलब इसमें अंचल की कहानी दिखाई गई, इसी वजह से इसको आंचलिक उपन्यास कहा गया है। 9 अगस्त 1954 को ये उपन्यास प्रकाशित होता है। समता प्रकाशन के द्वारा ये उपन्यास का जो है प्रकाशन कराया जाता है। इस उपन्यास में कुल मिलाकर के अगर हम बात करें 256 पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्रों में से हैं आपके डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमली, जिसको जो है कहीं कहीं पर कमला भी नाम मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है विश्वनाथ, आनंद, बावन दास, बालदेव, लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो है लक्ष्मा भी कहीं कहीं पर जो है सॉरी लक्ष्मी का जो है कई जगह पर लक्ष्मी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है मुख्य पात्र हैं। बाकी इसके साथ साथ जो है और भी पात्र हैं, जैसे रामप्यारिया, जिसका नाम जो है रामप्यारी रहता है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये आंचलिक उपन्यास है। अब अंचल की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप लोग जब गांव वगैरह जाते हैं तो गांव वगैरह में देखते होंगे कि बहुत से जो है ऐसे जो आज का बहुत जो है ट्रेंड चला है ना, कि ऐसे ऐसे जो है नाम रखाए जाते हैं कि उनके दादा दादी से जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो मतलब जो हमारी पुरानी पीढ़ी है तो उनसे जो है नाम लेते भी नहीं बनते हैं। ऐसे ऐसे जो है आजकल नाम रखाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि नाम लेने की कोशिश करते हैं और जो है कुछ अलग तरीके से उच्चारित करते हैं, मतलब सही ढंग से उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे रामप्यारी, यहाँ पर एक स्त्री है, रामप्यारी नाम है, और वहां पर क्या उसका नाम क्या पुकारा जाता है, रामप्यारिया कहा जाता है। तो मतलब नाम जो है अलग तरीके से लिया जाए तो ऐसा जो है यहाँ पर जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी का लक्ष्मी नाम रहता है, लेकिन उसको लक्ष्मी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 256 पात्र हैं। अब 256 पात्रों के बारे में आप लोगों को याद नहीं रखना है, जो मुख्य पात्र हैं वो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इस उपन्यास का उद्देश्य क्या रहा है, गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही जो है नायक बन गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगला उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है झूठा सच उपन्यास, जो कि यशपाल जी का ये उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास जो है ये भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। और ध्यान देना है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत विभाजन पर लिखा गया है और इस उपन्यास में 2 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन होता है 1958 में और दूसरे भाग का प्रकाशन होता है 1960 में। तो पहले भाग का नाम क्या है, वतन और देश नाम है, जो कि 1958 में प्रकाशित होता है। और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग का देश का भविष्य नाम है, जो कि 1960 में प्रकाशित होता है। तो ये दोनों भागों के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, दोनों भागों का जो है प्रकाशन ध्यान देना है और नाम भी ध्यान देना है कि पहले भाग का क्या नाम है और दूसरे भाग का क्या नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है, तो जयदेवपुरी है और तारा है। तारा और जयदेवपुरी ये दोनों कौन है, भाई बहन है। इसके अलावा कनक है। कनक कौन है, ये जो है जयदेवपुरी की वाइफ है। इसके साथ साथ जो है रामलुभाया है, पंडित गिरधारी लाल है, डॉक्टर प्राणनाथ है, शीला है, नैयर है, शुद्ध उर्मिला है, सोमनाथ है। अब ये जो सोमनाथ है ना, कई बार जो है अलग नाम दे करके आप लोगों से पात्र मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सोमनाथ और तारा ये कौन है, ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, इसके अलावा असद है, कर्मचंद है, काशिरा है, दौलू मामा है और महाजन है, कृष्ण नारायण है, मेहर डॉक्टर श्याम है। ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, पाठकों के सामने विभाजन त्रासदी का एक चित्रण जो है प्रस्तुत करना, ये उपन्यास का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे जो है अगले उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है मानस का हंस उपन्यास। मानस का हंस उपन्यास जो है ये तुलसीदास की जो है जीवनी चरित्र पर आधारित ये उपन्यास है। मतलब तुलसीदास के यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवनी यहाँ पर लिखी गई है। मतलब तुलसीदास के बारे में सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है मानस के हंस उपन्यास में। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास है, जो कि
1972 ईस्वी में उपन्यास आपका प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में पात्र कौन कौन है? तुलसीदास है, रत्ना है जो कि तुलसीदास जी की वाइफ है, पंडित दीनबंधु है, मैना कहारिन है, बतासु है, संत बैनी माधव है, रामू द्विवेदी है, पंडित गणपति है और श्यामू की बुआ है पार्वती, नन्हू मानकू मोहिनी। ये सभी के सभी जो है इसमें पात्र हैं। ठीक है, इसके अलावा इस उपन्यास का उद्देश्य क्या रहा है? अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर को बिखेरना इस उपन्यास मानस के हंस उपन्यास का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे अगले उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास जो है ये व्यंग्य शैली पर लिखा गया उपन्यास है। मतलब व्यंग्य किसमें किया गया है कि उस टाइम की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर जो है यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से करारा जो है चोट किया गया है। तो शिवपालगंज गांव का वर्णन इसमें हुआ है। अब दो ऐसे उपन्यास हैं जिसमें जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछ लिया जाता है, आप लोगों से एक दो बार जो है पूछा गया है। तो आगे पहले आप लोगों ने क्या देखा? मैलांचल उपन्यास। मैलांचल में जो है कहाँ का जो है मेरीगंज का वर्णन हुआ है और यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास में किसका? शिवपालगंज गांव का वर्णन हुआ है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आंचलिक उपन्यास जो है इसको भी कहा जाता है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास इसको भी कहा जाता है। श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है जो कि 1968 ईस्वी में ये उपन्यास आपका प्रकाशित होता है। बैद जी, रंगनाथ जी, रूपन बाबू, बद्री नारायण, शनिचर, मंगलदास, शनिचर का ही नाम है, गयादीन, बेला। बेला जो है यहाँ पर एकमात्र जो है स्त्री पात्र है बेला। ठीक है, एकमात्र स्त्री पात्र है बेला। मास्टर मोतीराम, खन्ना मास्टर, लंगड़ और राधेलाल और जोगनाथ, ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं और बेला कौन है? स्त्री पात्र है। ठीक है, तो ध्यान देना है बेला का नाम। आगे अगर हम इस उपन्यास के उद्देश्य की बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में जो है व्याप्त जो धोखाधड़ी है उस पर जो है यहाँ पर इस उपन्यास में व्यंग्य किया गया है। भ्रष्टाचार पर जो है व्यंग्य किया गया है। वंशवाद जो है, जातिवाद इत्यादि को जो है उभारा गया है इस उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, आगे अगले उपन्यास में बात करें। अगला उपन्यास आ जाता है आपके सिलेबस में आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी उपन्यास जो है बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो कि मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। 1970 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था और 16 भागों में बटा हुआ है ये उपन्यास। ठीक है, इस उपन्यास में पात्र कौन कौन है? अजय है। अजय कौन है? ये जो है बंटी का पिता है। शकुन है। शकुन कौन है? बंटी की माता है। मतलब अजय और शकुन जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसके अलावा जो है मीरा है और मीरा कौन है? ये जो है अजय की पत्नी है। अभी मैं ये स्टोरी आपको समझाऊंगी। ठीक है, डॉक्टर जोशी है, वकील चाचा है और इसके साथ साथ जो है और भी अन्य पात्र हैं। देखिए यहाँ पर जो अजय है और जो शकुन है ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हैं और बंटी जो है इनका पुत्र है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर कि जो अजय और शकुन है ये जो है साथ में रहते हैं और इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होता है। अब लड़ाई झगड़ा होते होते ये दोनों के बीच में जो है तलाक हो जाता है और जब तलाक हो जाता है तो जो अजय है वो दूसरी जगह रहने लगता है और मीरा से जो है शादी कर लेता है और जो शकुन है वो जो है दूसरी जगह रहने लगती है और वो जो है दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। अब यहाँ पर परेशानी किसको होती है? बंटी को होती है। बंटी को ये परेशानी होती है कि जब वो अपने पिता के पास जाता है तो उसको वो प्यार जो है नहीं मिल पाता जो पहले मिलना चाहिए था और जो पहले मिल रहा था। ठीक है, वो प्यार जो है अपने पिता के पास नहीं मिल पाता। कुछ दिन रहता है वहां पर, उसके बाद जो है अपनी माँ के पास आ जाता है और माँ भी क्या करती है कि दूसरे व्यक्ति से जो है शादी कर लेती है और जब शादी करके जाती है तो उसके पहले से जो है 2-3 बच्चे रहते हैं। तो अब माँ के पास जब बंटी आता है तो तब भी जो है उसको वो प्यार नहीं मिल पाता है। इस वजह से यहाँ पर सारी परेशानियां जो है वो बंटी को झेलनी पड़ती हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है तो
बच्चों के सामने जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जो सारी दिक्कतें हैं ना वो किसको, बच्चों पर जाती हैं, जो बुरा प्रभाव पड़ता है ना वो बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें आपका बंटी उपन्यास में दिखाया गया है, और इसी वजह से इसको कहा गया है बाल मनोवैज्ञानिक ये उपन्यास है आपका बंटी उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा इस उपन्यास का जो प्रारंभ है वो शकुन और बंटी के भावात्मकता के साथ जो है इस उपन्यास का प्रारंभ होता है। ठीक है, इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, और जो कि पारिवारिक विसंगति का विचार बनता है बंटी। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी इसमें पात्र हैं, जो कि टीटू है और कौन है, अमी है, जोत है। अब ये टीटू, अमी और जोत है, ये पहले से जो है जिससे जो है बंटी की माँ जो शकुन है जो शादी करती है ना, तो उसके जो है ये तीनों बच्चे हैं, टीटू, अमी और जोत। ठीक है, और चौथा कौन हो गया, जो है बंटी। इसके अलावा जो है प्रमिला है, चीनू फूफी है और कुन्नी फूफी, ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर धरती धरना अपना उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है। धरती धरना अपना उपन्यास जो है ये पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव है, उस गांव के जो है दलित समाज पर आधारित है उपन्यास है धरती धरना अपना उपन्यास। तो कई बार आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाता है कि धरती धरना अपना उपन्यास जो है ये कैसा उपन्यास है, तो ये जो है दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है, जो कि जगदीश चंद्र जी का ये उपन्यास है, और 1972 ईस्वी में ये उपन्यास आपका प्रकाशित होता है। ये इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है, काली है, ज्ञानू है, प्रतापी है, जस्सो मंगू है, चौधरी है, हरनाम सिंह है, छज्जू शाह है, बिशन दास है, नेहाली है, जीतू है। इसके अलावा निक्कू है, मुंशी है, शिवाराम है, पंडित संतराम है, अमरू है, सिद्धिदीनू है, लच्छू है, नाहर सिंह है, नंद सिंह है, पालो है और संता सिंह है। ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास में पात्र हैं। अब होता यहाँ पर क्या है कि ये जो है दलित समाज पर आधारित उपन्यास है। अब यहाँ पर ये जो काली और ज्ञानू है, काली क्या करता है कि ये जो है बाहर कमाने जाता है, कानपुर जाता है, ये तो कमाने जाता है। ये एक तो वैसे ही जो है ये गरीब है, और जब कमा करके आता है तो जो है इसके नाम पर इसके जो माँ बाप है उनकी डेथ हो जाती है, तो जो है चाचा की भी डेथ हो जाती है, बाद में जो है चाची बचती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो समृद्ध लोग हैं तो वो जो है इसको कहते हैं कि तुम्हारा जो है कर्ज बचा हुआ है, और इतना जो है कर्ज होता है, तो अब वो कर्ज जो है उसको काली को देना पड़ता है, मतलब का बहुत जो है प्रताड़ित करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और होता क्या है कि काली का जो है लब चलता है किसी से, और जिससे जो है इसका प्रेम होता है ना, तो उस लड़की को जो है मार दिया जाता है, मतलब है उसकी माँ जहर दे करके उस लड़की को मरवा देती है, और इस वजह से मरवा देती है कि अगर किसी को पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में जो है प्यार का मतलब ऐसी चीजें हैं, तो मतलब लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो इसी वजह से ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धरना अपना उपन्यास। इसमें काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है। ठीक है, वही चीजें मैंने बताई, तथा पूंजीवाद सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का जो शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश जो है इस धरती धरना अपना उपन्यास में करी गई है। अगला उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है तमस उपन्यास। और जो तमस उपन्यास है ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है, जो कि भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। 1973 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में पात्र कौन कौन है, नत्थू है, नत्थू जो कि इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो मुख्य पात्र है। मुराद अली है, बख्शी जी है, मेहता है, देशराज मास्टर रामदास है, कश्मीरी लाल है, जर्नैल सिंह है, लीजा है, शंकर लाल है, रिचर्ड है, वानप्रस्थ जी है, और देवव्रत मास्टर है, हयात बख्श है, मौलादाद है। ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। अब यहाँ पर ये जो नत्थू है ये मुख्य पात्र के रूप में इस वजह से देखा जाता है क्योंकि जितनी भी यहाँ पर लड़ाई होती है, खून खराबा होता है, बहुत से जो है यहाँ पर युद्ध जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं, तो वो सब किसकी वजह से, नत्थू की वजह से देखने को मिलता है। और नत्थू की यहाँ पर हालांकि बाद में जो नत्थू है वो अपने को दोषी समझता भी है।
ऐसा होता यहाँ पर ये है कि जो है नत्थू को 5 रुपए दे करके उससे सुअर मरवाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि किसी हॉस्पिटल के कार्य के लिए जो है सुअर को मतलब मरवाया जाता है। अब होता क्या है कि जब उसको मरवाया जाता है और मस्जिद की सीढ़ियों पर सुअर को फेंक दिया जाता है, तो अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाता है, और मुस्लिम फिर क्या करते हैं कि गाय का पीछा करते हैं। वहीं जब मस्जिद के बाद पास में देखते हैं कि जो सुअर है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो गाय का पीछा करते हैं और गाय को जो है मारने के लिए दौड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, और इसी वजह से नत्थू को यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में देखा जा सकता है। उपन्यास की जो कथा वस्तु है 1977 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित ये उपन्यास की जो है कथा वस्तु है, ठीक है। आगे अगले उपन्यास की ओर बढ़े। अगला उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है जिंदगी नामा उपन्यास, जो कि कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। 1979 में ये उपन्यास आपका प्रकाशित होता है। इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है? साहिजी है, साहिनी है, काशी शाह है, लाली शाह है, बिंदादई है, सलामत अली है, रामबिया है, नजीर मेहर है, अली करताल है, अरी दिलबाग है, चन्नी है, नेसी है और रेशमा है। ये सभी के सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास की कथा की अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या है, तो कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान इसमें दिखाया गया है, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डाल करके जो है जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं जिंदगी नामा उपन्यास में, ठीक है। आगे हम बात करें, और ये जो है आपका लास्ट उपन्यास रहा है जिंदगी नामा उपन्यास। 13 के 13 जो आपके सिलेबस में उपन्यास है, इन 13 उपन्यासों के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि सभी ने जिसने जिसने इस उपन्यास को पढ़ा होगा, तो आपको ये स्टोरी तो समझ में आ गई होगी, स्टोरी जो है आपको याद आ गई होगी। और बाकी जिसने भी जो है पहले ये जितने भी आपके सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं, इनको नहीं पढ़ा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पर जो है सभी उपन्यास मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो फिर आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।